अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात बड़े गड़बड़ घोटाले की। फलाही सरगर्मियों के नाम पर जमा की गई रकम सियासत पर उड़ा दी गई। बरतानिया में खैरात के लिए जमा किए जाने वाले चंदे की भारी रकम PTI को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम जमा की, बरतानिया में T20 मैचेस करवाए। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर रहे। वोटन पैलेस पर खेला जाने वाला मैच इस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा था। इस इवेंट में मेहमानों को 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान अदायगी का कहा गया और शुरका को इस फंड रेजिंग का मकसद फलाही सरगर्मियां बताया गया। इस तरह का ड्रामा बरतानिया में हर साल मौसम गर्मा में दोहराया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस गैर मामूली फंडिंग का फ़ायदा पाकिस्तान में सियासी जमात उठा रही थी। फीस वोटन क्रिकेट लिमिटेड को दी गई, जो दरअसल कैमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी थी। कैमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड कंपनी आरिफ नकवी की मिल्कियत थी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात के जायजे से पता चला कि वोटन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मौसूल हुए। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और प्योर चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये बड़ा अहम केस, इस पर बड़ी नज़रें जमी हुई हैं। नून लीग इसको जवाज़ बनाकर अपनी साख को, अपनी गिरती साख को किस तरह से बचा सकती है, ये भी बताइएगा। और जो मुसद्दिका मालूमात हैं कि PTI ने कब और कैसे फंडिंग की, ये भी अब वाज़ेह हो चुका है। क्या असरात होंगे इसके? देखिए, ये इसमें अब कानून बहुत वाज़ेह है। अगर तो ममनू फंडिंग है तो उसमें अब देखना होगा कि वो सोर्सेज कौन से हैं जिनसे आई, तो उनकी रोशनी में जो इलेक्शन एक्ट है उस 2017 का, उसके मुताबिक कार्रवाई हो सकती है PTI के खिलाफ। और इसमें अब देखना होगा समाज फंड की जब्ती तक मामला रहता है या उससे आगे भी उसको कोई इस किस्म का इल्जाम उससे होता है कि पार्टी के ऊपर भी किसी किस्म का मामला है। फिलहाल तो देखना ये होगा कि आज ये जो मालूमात सामने आई हैं, इससे पहले ये जो ममनू फंडिंग केस है इसका हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया, इसको जुज़वी तौर पर इसका कोई हिस्सा जो है उसको बनाया गया है। अलबत्ता ये हैरान कुन बात है कि इसमें क्रिकेट को जो है वो इस्तेमाल किया गया और क्रिकेट के जरिए ये रकम जो है वो एक सियासी जमात के अकाउंट में मुंतकिल हुई। अलबत्ता इस वक्त एक केस जो है वो तो कंक्लूड हो चुका है और उसका फैसला महसूस किया जा चुका है, जिसके ऊपर जो है वो अब ये एक जल्दी आवाज़ें भी उठना शुरू होगी कि इतना अर्सा एक फैसला जो है उसको महसूस क्यों रखा गया है और उसका ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा। एक तासुर शायद ये भी मिल रहा था कि PTI जो है उसने मुख्तलिफ फोरम पे इस चीज़ का तकाजा किया था कि जो दूसरी सियासी जमातें खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिनके गैर ममालिक से हासिल होने वाले फंड्स के बारे में एक दरख्वास्त भी PTI ने दायर कर रखी है, तो उनका मुतालबा ये है कि तमाम केसेस का फैसला एक साथ होना चाहिए। लेकिन जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था PTI की जानिब से और जिस अंदाज में इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश की गई और इसकी मुख्तलिफ मौक़े पर जो है वो इल्तवा दिया गया, उससे लगता ये है कि PTI जो है वो उसकी सफ़ों में एक बार मौजूद है कि इसके जो संगीन असरात इससे आ सकते हैं और ऐसे हालात शामिल हो जिनसे पैसे देना पाकिस्तान के कानून के खिलाफ हो और उसमें PTI की जो सियासी साख है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। आप ये कह रहे हैं कि PTI की सियासी साख पे इसका असर पड़ सकता है। खालिद अजीम साहब, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के केस का फैसला तो महफूज हो चुका है, आपको क्या लगता है कि ये फैसला तहरीर करने से कबल इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट का भी जायजा लेगा? ऐसा पॉसिबल है? मैं समझता हूँ कि उसमें तो जो उन्होंने जायजा लेना था स्क्रूटनी कमेटी बना के उसकी मुकम्मल आगे हुआ, फिर उसके साथ साथ PTI का पूरा मौका दिया गया कि
जी ठीक है, खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अहम मामला जो कि अभी इस पर मजीद भी बातें सामने आ रही हैं। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम जमा की है। बरतानिया में T20 मैचेस करवाए गए, ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल की गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ सामने आया है कि आरिफ नकवी ने कैमन आइलैंड्स में शामिल कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक रोल के लिए इस्तेमाल किया। और अब जिक्र करेंगे मरियम नवाज के बड़े ऐलान का। PTM इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना आया तो इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देंगे। कहा इमरान खान ने भारतीय और इसराइली शहरियों से ममनुआ फंडिंग ली है। ECP में सवाल हुआ तो झूठे सर्टिफिकेट्स जमा करवा दिए गए। ममनुआ फंडिंग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आवाम के सामने रखे। एक ही चीज महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला है। 8 साल से इसमें ताखीर हो रही है। गजब खुदा का कि सारे जो काम हुए हुए हैं फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ हुए हैं। किस तरह वो इससे आंख चुरा सकता है? $7.5 मिलियन की ममनुआ फंडिंग ली। 350 इंटरनेशनल कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली, जिसमें भारतीय और इसराइली शहरी शामिल हैं। ECP से झूठ बोलता रहा, झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराता रहा, झूठी डिक्लेरेशंस जमा कराता रहा, मुलाजमों के नाम पर उनके अकाउंट्स में पैसे मंगवाता रहा, खुफिया तरीके से गैर मुल्की अकाउंट्स छुपाए। वो जो ममनुआ फंडिंग आई है वो पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उठा के बाहर फेंकने के लिए खर्च हुई है। वो पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग थी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। उसमें हम बाद में जाएंगे। ये हमें मंजूर नहीं है। ये बुली बन जाए और आकर गालियां निकाले और अपने हक में फैसले ले। 3 मेंबर बेंच तो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECP के सामने धरना देंगे। और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की जानिब से 3.5 माह पहले दिए गए इस्तीफों की मंजूरी का अमल किया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले मरहले में अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब और शीरी मजारी समेत 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। नशिस्तें खाली होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया। पार्टी चेयरमैन इमरान खान समेत दर्जनों PTI रहनुमा बदस्तूर रुकने असम्बली बरकरार हैं। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। PTI के अरकान कौमी असम्बली के 11 अप्रैल 2022 को जमा करवाए गए इस्तीफों में से 11 पहले मरहले में मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें 11 अप्रैल से ही खाली करार दे दी। नोटिफिकेशन जारी। अरकान को डीसीट करने के लिए नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भी अरसाल कर दिए गए। PTI के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए उनमें अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फखर जमान, फरूख हबीब और एजाज अहमद शाह शामिल। जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार 11 अप्रैल से रुकन कौमी असम्बली नहीं। असम्बली रुकनीत से 9-2-11 होने वाले अरकान में 9 मुंतखब और मखसूस नशिस्तों की 2 खवातीन शामिल हैं। इन सब में खैबर पख्तूनख्वा के 4 मुंतखब, सिंध के 3 और पंजाब के 2 मुंतखब अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए, जबकि मखसूस नशिस्त पर एक खातून रुकन का ताल्लुक पंजाब और दूसरी का खैबर पख्तूनख्वा से है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि राजा परवेज अशरफ के पास टुकड़ों में इस्तीफे मंजूरी का कोई इख्तियार नहीं। हुकूमत में जुर्रत है तो तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात करवाए। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 11 मेंबरान के इस्तीफे मंजूर कर लिए अचानक ही, क्या हिकमत अमली होगी आप लोगों की? हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं कासिम सूरी, वो ये 130 के 130 इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा चुके। अब जब एक दफ़ा इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं तो उसके बाद जो दोबारा स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है कि वो टुकड़ियों में उसको दोबारा इस्तीफे कबूल करे या ना करे। इलेक्शन कमीशन को 130 के 130 लोगों का नोटिफिकेशन करना चाहिए और अगर हुकूमत में ज़रूरत है तो पूरे सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवा। कोई कानूनी हैसियत नजर आ रही है इस मंजूरी की? इस मंजूरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक तो स्पीकर के पास रिव्यू का कोई यानी नजरसानी का कोई इख्तियार नहीं है और दूसरा फिर ये है कि आर्टिकल 25 जो है
वो कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते लोगों को। सो या आपने तमाम के इस्तीफे कबूल करने हैं या फिर तमाम के इस्तीफे रिजेक्ट करने हैं, एक ही रीजन के ऊपर आपको। फवाद साहब, अगर इलेक्शन कमीशन बज़िद होता है, इलेक्शन करवाता है, शेड्यूल जारी करता है, तो फिर क्या नॉमिनेशन होंगी, बायकॉट होगा, क्या होगा? इलेक्शन कमीशन का जो भी हो, ये सियासी एक हमारी हिकमत अमली होगी। हम आम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप आम इलेक्शंस ही हो जाने हैं, आप समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में, तो उसके बाद अक्टूबर में, अक्टूबर एंड नवंबर में तो ज़मीनी इलेक्शंस कहाँ हो सकते हैं। और पंजाब असेंबली में नए स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के सिप्तान खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुल्क होकर मद्दे मुकाबिल होंगे। स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से कराया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, 4 बजे का वक्त दिया गया है इजलास का। वोटिंग के हवाले से बताएगा, यहाँ पर आप इंतजाम कैसे देख रहे हैं? जी, जो पंजाब असम्बली के इंतज़ामात हैं वो तो फुल प्रूफ नज़र आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर अपने मुसल्ला गार्ड्स के हमरा यहाँ पर पहुँचे थे, जबकि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं स्पीकर के लिए सिप्तान खान, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अरकान की आमद का सिलसिला जो है वो बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा। एक दिलचस्प मार्का है स्पीकर के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर खुफिया राय शुमारी होनी है। जब वज़ीर आला पंजाब के हवाले से काउंटिंग हुई थी तो पीटीआई ने अपनी 186 की जो है वो स्ट्रेंथ शो की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो वोट थे वो 179 थे। अगर परवेज़ लाही के हवाले से बात की जाए तो जब परवेज़ लाही यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे तो तब उन्होंने 201 वोट लिए थे और खुफिया राय शुमारी थी। और मुस्लिम लीग नून के जब जो उम्मीदवार थे जो उन्होंने 147 वोट लिए थे। तो अब भी जो है वो यही शुनीद है कि यहाँ पर एक बड़ा अपसेट देखने में आ सकता है स्पीकर के इंतखाब के हवाले से। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी पुरअज़्म है और उनका ये कहना है कि वो अपना रिवाइवल करेगी और एक जो है आज पीटीआई के कैंडिडेट सिप्तान खान को यहाँ पर सरप्राइज़ देगी। जी सही, क्योंकि यहाँ पर खुफिया राय शुमारी होनी है, इसलिए तवक्को की जा रही है कि दोनों जानिब में कहीं पर बड़ा सरप्राइज भी सामने आ सकता है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि हमारी अक्सरियत है, इसलिए हम पुरुमीद हैं। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोग इमरान खान के नज़रिए पर खड़े हैं। हमारे वोट इमरान खान की अमानत हैं। अगर हम जमहूरी रवैया रखेंगे तो ऐवान ठीक चलेगा। ताला के फजलो करम से कि हमारी मेजॉरिटी है। अब जो सीक्रेट बैलेट है उसमें मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह जो लोग खान के नज़रिए पे खड़े हैं तो ये वोट जो मेरा वोट भी है ये इमरान खान की अमानत है और इंशाल्लाह इसमें खयानत नहीं। अगर हम लोग अपने जमहूरी रवैये रखेंगे तो ये हाउस ठीक होगा और हम ऊपर से जमहूरियत खेलें और अंदर हमारे दिलों में डिक्टेटरशिप हो तो फिर वो कैसे चलेगा। लिहाजा हमें जमहूरियत पे यकीन रखना चाहिए। और स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में अपसेट होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया है। बोले सिप्तान खान इंतखाब हार जाएंगे। मुस्लिम लीग का स्पीकर मुंतखब होते ही परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने को कहेंगे। पंजाब में पैदा किया गया बहरान नहीं टल सकता। सुबह स्पीकर का इलेक्शन है पंजाब में और कल रोज़े इम्तहान आपके लिए भी है और चौधरी परवेज़ इलाही के लिए भी है। अपसेट हो जाएगा। अपसेट हो जाएगा। आपका ख्याल है कि वो सिप्तान साहब स्पीकर का इलेक्शन कल हार जाएंगे, तो आपकी तरफ से कौन उम्मीदवार है वहाँ पे सैफुल मुल्क होकर आपका बंदा जीत जाएगा। हमारा बंदा जीत जाएगा। तो आपका बंदा अगर स्पीकर कल बन गया लाहौर में तो फिर परसों चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ आप अदम इत्मीनाद की दरखास्त करेंगे या उनको कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? हम उनको कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस घर जाएंगे। तो ये क्राइसिस इसका मतलब अभी टला नहीं है। ये क्राइसिस टल सकता ही नहीं। तूफानी बारिशें, तबाहकुन सैलाब, बलोचिस्तान पानी पानी, हर जानिब बर्बादी की कहानी। पुल बह गए, आशियाने ढह गए। 4 रोज गुजर गए। सूबाई हुकूमतों ने या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अब तक ये नहीं बताया कि इस पुल की मरम्मत का काम कब से शुरू किया जाएगा। डेरा भुगटी से चागी और हब से चमन तक के मुताबिक 1-2 लोग उस हादसे में जाँ भाग भी हुए। मुसीबत की घड़ी में समा बना हुआ है बलोचिस्तान की आवाज़।
मुल्क में शदीद बारिशों ने तबाही मचा रखी है। सिंध को बलूचिस्तान से मिलाने वाला हब पुल टूट गया, सूबों के बीच राबता मुनक़ता हो गया और तिजारत रुक गई है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला 50 साल पुराना हब पुल टूट गया। पुल का बड़ा हिस्सा सैलाब बहा ले गया, बुनियादें खस्ता हो गई। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राब्ता भी कट गया। मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स को परेशानी का सामना है। जो डेली वेज के मजदूरी कमाते आते हैं कराची से, जो डेली वेज पे जाते हैं कराची से मजदूरी करके आते हैं, उनका क्या हुआ? उनके लिए कोई फैसिलिटीज है गवर्नमेंट के इस दौर में? अब ये पुल टूटे, चलो पुल 12 साल पहले डैमेज था, 18 साल पहले, कुछ इसके ऊपर तो कोई नजरसानी होता है, इसके ऊपर खर्चा तो किया जाता है, इसके अलावा इसके ऊपर बुनियादों में कुछ डाला जाता है। जिला लसबेला की तहसील ओथल में भी माल बरदार गाड़ियों का आना जाना मुमकिन न रहा। अहम पुल है पूरे बलूचिस्तान को और सिंध को मिलाने वाला। ये पुल अफगानिस्तान और ईरान को भी मिलाने वाला पुल है, कराची को। ये पुल अहम कीमती पुल है। पूरा जो है हमारा बलूचिस्तान इसी रास्ते से कराची जाता है, आता है, और मजदूर तबका जो पेशा है वो इसी पुल से जो गुजर सफ़र इसका होता है। पाक अफवाज और एधी इमदादी काम कर रहे हैं, मुतासिर आबादी में राशन पहुंचा रहे हैं। दूसरी जानिब टैंकर्स ने टूटे पुल के करीब पानी भरना शुरू कर दिया है। ये पानी कराची ले जाकर बेचा जाएगा। खुर्शीद आलम, समा। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। इंतहाई अबतर सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। खुर्शीद, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलात का सामना रहा। आपने अपनी रिपोर्ट में हमें बड़ा वाज़े दिखाया है कि कितनी अबतर वहाँ पर सूरत हाल है। रोड्स की मरम्मत के लिए क्या किया जा रहा है? अजिया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक के इलाके में, और यूँ समझिए कि हब से जब हम आगे बढ़े हैं तो बागड़ का मकाम हो, गडानी का मरकजी रास्ता हो, या लक की ये जगह, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बमबारी हुई है। सड़कें बैठ चुकी हैं। बारिश का तूफ़ानी रेला सैलाबी पानी की शक्ल में जब गुजरा है तो मुख्तलिफ इलाकों से उसने सड़कों को उधेड़ दिया, पुलों के पास उसके पुश्ते कमज़ोर कर दिए, और लक के इस मकाम पर सूरत हाल ये है कि सड़क का ये हिस्सा पूरा आगे तक बैठ चुका है, और सड़क का दूसरा हिस्सा कैमरामैन एम कामरान दिखा रहे हैं कि वो भी टूटा है, लेकिन यहाँ पे नुकसान शायद कम है क्योंकि सड़क का यह हिस्सा निस्बतन कम डैमेज नज़र आ रहा है। लेकिन वो हिस्सा जो लक से आगे की तरफ, उथल की तरफ जा रहा है, जो भी हम दिखा रहे थे, वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है। कुछ मकामात पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीमें हमें काम करती हुई नज़र आ रही हैं, और एक आध मकाम पर उन्होंने पीले रंग का ऐसा बोर्ड लगा दिया है कि लोगों की रहनुमाई हो सके, लेकिन सड़कें जगह जगह से पतली हो गई हैं, और खास तौर पर जो टर्निंग है, जो मोड़ है। ठीक है, खुर्शीद आलम हमें अपडेट कर रहे हैं, वहाँ की सूरत हाल से आगाह कर। अहम खबर, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फौरी फैसले के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। करारदाद नून लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट और सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाई गई है। इसी पर बात कर लेते हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इसके मतन से मुतालिक बताएगा क्या दर्ज है? जी, तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने के मुताबिक की करारदाद जो है वो आज पंजाब असम्बली में जमा कराई गई है, और ये जो करारदाद है ये मतलब की MPA हिना परवेज भट्ट और सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई है। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 350 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली। तहरीक इंसाफ ने भारत और इसराइल से भी फंडिंग वसूल की, और गुज़िश्ता 8 साल तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस है वो इल्तवा का शिकार है। जबकि इमरान खान ने 60 बार मुख्तलिफ मौकों पर अदालतों से इल्तवा लिया। इस करारदाद में चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का महफूज फैसला जो है वो हकाइक के मुताबिक फौरी सुनाया जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकील के सामने सवालात उठा दिए। कहा, तफसील से बताएं कि ये तरमीम आइन से कैसे मुतसादिम है। मजीद बात करते हैं, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस समाअत की तफसील। हाँ, देखिए, अगले जुम्मे तक समाअत को मुलतवी किया गया, और अदालत ने ख्वाजा हारिस जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनको कहा कि तफसील से एक एक अदालत के सामने रखें कि कौन सी तरमीम किस अंदाज में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को मुतासिर कर रही है, या जो
पहले से फैसले आपका दावा है कि हो चुके हैं उनको भी दोबारा से अंडू करेगी और किस अंदाज में ये बुनियादी हकूक से और आइन से मुतसादिम है, ये तमाम तफसीलात से अदालत को आगाह करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप इस्लामी दफात का बार बार हवाला दे रहे हैं, तो अगर सजाए मौत खत्म कर दी जाती है तो उस सूरत में क्या आप बराह रास्त अदालत से रुजू कर सकते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि सजाए मौत अगर खत्म होगी, क्योंकि ये एक शरई सजा है, तो पहले शरीयत कोर्ट जाना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अगर इस्लाम के ऊपर आपका इतना रिलायंस है तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि नैब तरमीम के खिलाफ भी पहले शरीयत कोर्ट से रुजू करें, क्योंकि आपका इन्हिसार इस्लामी दफात के ऊपर है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो आइन में मौजूद इस्लामी दफात है सिर्फ उनकी हद तक हम अपने दलाइल को महदूद कर रहे हैं, तो इसलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट का ही बनता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा ज़ेर तबायर क्या मुनासिब नहीं होगा कि पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाए। इस पर PTI के वकील ने ये दलील दी कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट में भी दरखास्तें आ सकती हैं। इस सूरत में मुनासिब होगा कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए जो केस है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करे। तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया सुल्कनैन इकबाल। और लाहौर में सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हमला कर दिया, पथराव किया, गेट पर ईंटें मारी, घर में दाखिल होने की कोशिश भी की। हमले के वक्त शुएब सिद्दीकी घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी शुरू कर दिए। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में रिहाइश पजीर सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी के घर पर गुंडा नासिर ने हमला किया, मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, बीच बचाव कराने के लिए आने वाले मोहल्लेदारों पर छुरियों से वार किए गए। शुएब सिद्दीकी का कहना है कि हमले के वक्त वो और उनके अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। कोई जाती रंजिश नहीं थी, सियासी है। और उसके बाद आके उन्होंने बाकायदा नारेबाजी की तहरीक इंसाफ की, जो कि यार बात है कि निकालो शुएब सिद्दीकी किधर है। मैं घर के ऊपर मौजूद नहीं था, बाकी मेरी फैमिली के मेम्बरान घर के ऊपर मौजूद नहीं थे, ताले तोड़े। देखिए इससे बड़ी क्या बात हो गया, जब मुलाजिम ऊपर से नीचे आया और जब ताले टूटने की आवाज़ें आई और उसको आते साथ जोबतगो किया, और जब मोहल्लेदारों ने कहा कि आप ज्यादती करें ना करें तो उनके ऊपर छुरियों से बाकायदा हमला किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि हमले में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। शुएब सिद्दीकी से इजहार यकजहती के लिए लीगी रहनुमा इमरान नज़ीर मौके पर पहुंचे। यही हरकतें आपको ले डूबेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों को जो आज इस इलाके के जो मोहल्लेदार हैं, जब आपने उन पे छुरियां चलाई हैं तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं लिया, और जो ये चीज देख रहा होगा वो अच्छा तासुर नहीं लेगा। पुलिस ने शुएब सिद्दीकी के घर पर हमले में मुलव्विस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पहुँच कर शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं।